नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव कॉलर शो। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर पर फोकस करेंगे, वो ये कि सरकार की तरफ से बयान आया है कि खाने के तेलों में फिलहाल किसी भी राज्य से कोई भी जमाखोरी की खबर निकलकर नहीं आई है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार लगातार खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती महंगाई पर फोकस कर रही है। हाल ही में दालों पर इस महीने की शुरुआत में हमने देखा था कि स्टॉक लिमिट लगाई गई, हालांकि उसमें रियायत मिल गई है, लेकिन खाने के तेल भी सरकार के रडार पर थे। तो ये एक बयान निकल कर आया है। अब दो सवाल उठते हैं कि क्या अब इसमें से स्टॉक लिमिट का खतरा हट गया, और दूसरी ये कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी खाने के तेल की कीमतें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही और लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए जो मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है उससे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी बीवी मेहता साहब, साथ ही इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई जी हमारे साथ हैं। साथ ही कमोडिटी बाजार में जुड़े आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुधाकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सरकार की तरफ से संसद में जो ये जवाब आया है कि कहीं पे भी राज्यों से जमाखोरी की खबरें नहीं आ रही हैं, क्या माना जाए स्टॉक लिमिट का खतरा छट गया है, इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर? हाँ जी, जरूर, थैंक यू। जरूर ये क्वेश्चन उठा था कि क्या प्राइस राइज जो इंडिया में लगातार हुआ था पिछले साल से, क्या इसके पीछे कुछ क्या क्या कारण है। तो हम लगातार मंथली मीटिंग्स में गवर्नमेंट को बताते आया है कि ये कभी भी शॉर्टेज का इशू नहीं था। ये बेसिकली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से जो तेजी आया था उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इंडिया में हुआ करता था। जब मार्केट गिरा एक डेढ़ महीना पहले, तो इंडिया में भी मार्केट गिरा। अभी फिलहाल दो तीन कारण है इसमें जो स्टॉक कंट्रोल का जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर यदि स्टॉक कंट्रोल आता वो सप्लाई चेन को बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन करता, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी है, इसीलिए अगर एक साल पहले रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट बंद होने के बावजूद भी कभी कोई शॉर्टेज इंडिया में दिखा नहीं है जी। नंबर थ्री, हम ये बोल रहे थे कि मार्केट स्ट्रक्चर एडिबल ऑयल में समझने वाली बात है कि ये अभी एक साल से जनवरी से लेकर इन्वर्टेड मार्केट स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड मतलब आगे का अगले महीने नेक्स्ट मंथ का प्राइसेस हमेशा कम रहा है। जैसे अभी भी देखेंगे CPO CNF अगर $1155 है, अगस्त महीने का प्राइस है $1120। And also market was very volatile and also falling. It was falling, risky. So उस टाइम में कोई भी क्यों होर्डिंग करेगा या कोई माल पकड़ के रखेगा, ये सब कोई जरूरत ही नहीं था। हालांकि इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सप्लाई चेन बरकरार रखे, ताकि कोविड टाइम्स में भी इंडोनेशिया, मलेशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना से 70% ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो सप्लाई चेन हमने जारी रखा है। बिल्कुल सुधाकर जी, ये तो आपने कारण बता दिए और आपने ये भी बताया कि चलिए राहत की बात है, आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेहता सर, क्योंकि आप पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात करते हैं, घरेलू इंडस्ट्री को भी समझते हैं, इंटरनेशनल फंडामेंटल्स को भी समझते हैं, सरकार ने यहाँ पर हर प्रकार के कदम उठाए। मिसाल के तौर पर 30 जून से सितंबर तक के लिए हमने यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती देखी, उत्पादन बढ़ाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जैसे दालों में उन्होंने कदम उठाए। यहाँ पर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत की गई। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि खाने के तेल हैं उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 2 हफ्तों में ही हम देख लें, चाहे क्रूड सोयाबीन ऑयल हो या फिर पाम तेल हो, 8 से 10% कीमतें भाग चुकी हैं और साल भर में 50 से 80% का इजाफा दिखा है। मुझे बताइए, ये इस प्रकार से कीमतें हैं वो टेम क्यों नहीं हो रही? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है यहाँ पर, लेकिन सरकार को बार बार दखल देनी पड़ती है, इंडस्ट्री परेशान होती है, किसानों का मनोबल टूटता है, फिर इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारे रिलेशंस भी हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। सोल्यूशन क्या है? आप तो सरकार से सीधा मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? देखिए, जैसे सुधाकर जी ने बताया कि हमारी जो डिपेंडेंस है 70% इंटरनेशनल सप्लाई पे है जी। और इंटरनेशनल मार्केट में इतने ऊपर दाम चले हैं, तो इसके वजह से लोकल दाम भी चल रहा है और दे मूव्स इन टेंडम। आज मेरे को बताइए, क्रूड ऑयल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस 80% से 90% इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल है, तो उसमें है, तो सहन करना पड़े। ऐसा ही हालत हमारी खाद्य तेल पे हुई है और उसके लिए जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 10 साल से हम देख रहे हैं
कि प्रैक्टिकली द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इज स्टैग्नेंट बिटवीन 28 to 31 मिलियन टन ओनली, बढ़ नहीं रहा है। हम 3 साल से गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए कि भी आप उस पर फोकस कीजिए। आज हम 75,000 करोड़ रुपया स्पेंड कर रहे थे, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, और कम से कम गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू मिल रही थी। ये साल जो नवंबर 22 to अक्टूबर 21 का जो बिल आएगा, मेरे ख्याल से 1 लाख से 1,10,000 करोड़ का बिल होगा इंपोर्ट का, और गवर्नमेंट को कम से कम 40,000 रुपया करोड़ बाय वे ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है। तो आप जो नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड की बात कर रहे हैं, उसमें आप जोर लगाइए, हर साल 5,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए दीजिए, ताकि आपको कोई टेंजिबल रिजल्ट मिले। आपकी डिपेंडेंस कम करेंगे तो ही ये रिजल्ट आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर कम से कम 3 से 4 दफा तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बताया कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। तो अगर आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो आप फोकस कीजिए। पल्सेस की बात अलग थी, वहाँ 80-90% पल्सेस तो हम यहाँ ग्रो होते थे, 15% 20% का गैप था जी। पर एडिबल ऑयल में वो नई सिचुएशन में 70% का गैप है। वो गैप कम करने के अगले 10 साल का प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा, तभी आप डिपेंडेंस कम करेंगे। और जब भी आप डिपेंडेंस कम करें तभी आप प्राइस मतलब सर आपकी बात से मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि हमें घरेलू फ्रंट पर ही यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने पे फोकस करना होगा, किसानों को हर तरह के इंसेंटिव देने होंगे और अच्छा खासा तगड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने की जरूरत है, लंबा इन्वेस्टमेंट, लेकिन शुरुआत अभी से होने की जरूरत है, तभी जाके हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर खत्म होगी, इंपोर्ट बिल यहाँ पर हल्का होगा। शुक्रिया सुधाकर जी और मेहता सर आप दोनों का ही कि आप जुड़े और इस अहम मुद्दे पर हमसे बात की। क्विकली इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, सचिन मुझे आप एक स्ट्रैटेजी ऑयल सीड में दे दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पर कीमतें हैं, कहां कमाई का मौका दिख रहा है तिलहन में, क्विकली। गुड इवनिंग नेहा। देखिए की बात करें तो हमें लगता है कि रिफाइंड सोया के अंदर जो है एक बाइंग पोजीशन लेके चला जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीब 1385 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1380 1385 के लेवल से बाइंग बनाने की सलाह रहेगी। 1350 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है वापस 1430 1450 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। राजीव 30 सेकेंड्स, कौन से एडिबल ऑयल, सीपीओ, रिफाइंड सोया तेल, कहां पे अभी भी तेजी का मौका दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग नेहा जी, मुझे लगता है कि सोया तेल में ही तेजी बनेगी। सचिन बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन में जो बेसिक चीज है उसमें मुझे तेजी लगती है। हाँ। तो सोया रिफाइंड में बाय करके चलें। एमपी से सुशील कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है ग्वार पे। ये ग्वार मतलब सारा सूखा जा रहा है, राजस्थान बरसात नहीं हो रही है, फिर भी तेजी नहीं आ रही है, क्या कारण है? और सरसों क्या 8,000 हो सकेगी? ओके, सरसों और ग्वार दोनों पे फोकस है। चलिए दोनों गैस से पूछ लेते हैं। सबसे पहले राजीव आप बताइए, ग्वार में यहाँ से जानना चाह रहे थे कि अब कैसा आउटलुक दिखाई दे रहा है? नेहा जी देखिए, ग्वार सीड में डेफिनेटली एक रिकवरी आई है। 4,000 के ऊपर जब प्राइसेस सस्टेन करने शुरू किए तो उसके बाद नेक्स्ट जंक्चर अराउंड 4,200 था, उसे भी बाजार ने क्रॉस किया। अभी हमें लगता है कि बाजार 4350-4400 तक के स्तर को छू सकता है, और अगर 4450 के ऊपर सस्टेन करता है फिर एक नेक्स्ट पड़ाव आएगा अराउंड 4650-4700 का। तो फिलहाल अभी तेजी लगती है 4270 पे खरीदना है इसको, 4220 के स्टॉप लॉस से। 4350-4400 के 2 टारगेट रख सकते हैं, और अगर 4450 के ऊपर सस्टेन हो जाता है देन फिर वहां से भी 150-200 रुपए और इसमें इंक्रीज आ सकता है। सचिन, ऑयल सीड में तो तेजी है, लेकिन मस्टर्ड में ये 8,000 के लेवल का इंतजार कर रहे थे, क्या सलाह होगी आपकी? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है जिस तरीके की तेजी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई 16800 के आसपास में जहाँ मस्टर्ड सीड ट्रेड हो रहा था, वहां से एक वन वे तेजी आती हुई लगी है। और जिस तरीके का तेजी मार्केट में बनी हुई है, हमें लगता है बहुत ही जल्द 8,000 तक के लेवल्स, बट 8,000 आने में काफी बीच में हर्डल्स रहेंगे। तो इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करें तो हमें लगता है एक बार 7600 तक के लेवल्स जो है वो आरएम शीट में देखने को मिलते हैं। फर्दर उन लेवल्स पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 7,800 और 8,000 तक के लेवल बहुत क्या तो बने रहने की सलाह है। दोनों कमोडिटीज में आगे तेजी दिख रही है, लेकिन समय देना होगा। एमपी से अनुराग हमारे साथ है फोन लाइन पर। अनुराग गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने सनी में सर फिजिकल का मेरा स्टॉक है 5,200 के भाव पे, और सर सोयाबीन का मैंने 8,000 के करंट भाव पे 5 लॉट खरीदे हैं। अच्छा, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें अब क्या करूं मैं?
ठीक है, चने में 5200 पे एंट्री है, 8000 ये आपकी फ्रेश एंट्री है सोयाबीन में। चलिए राजीव, पहले तो चने में ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि चने में अच्छी खासी तेजी हमने बनते हुए देखी है। क्या लगता है आगे जाते हुए इनके लेवल्स मिलेंगे, क्या सलाह होगी? नेहा जी देखिए, चने ने एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था 5900 से, जिसका की समाप्ति हुई उसके अराउंड 4700 पर। तो ट्रेंड के रिवर्सल के लिए नेहा जी इसको 5100 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर चना 5100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो इनके दाम मिल सकते हैं, ना सिर्फ इनके दाम मिल सकते हैं, इनको प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके। तो नीचे में एक एडवाइस दूंगा, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले अपनी पोजीशन का। आज का लोएस्ट रेट अराउंड 4900 के आसपास है, 4920। तो आज के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये लॉन्ग में चांस ले सकते हैं। ओके, चांसेस बन सकते हैं इसके 5200 जाने के। ठीक है सचिन, सोयाबीन पे क्या सलाह होगी? फ्रेश एंट्री है इनकी, 8000 पर एंट्री की है ऊपर के लेवल्स पे, तो अभी निकल जाएं या फिर थोड़ा और स्कोप है रुकने का? जी सोयाबीन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर तो नजर आ रहा है, इंटरनेशनल फैक्टर्स तो पॉजिटिव नहीं है। अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं सोयाबीन जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम दिखाई दे रही है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स तो है, सोयाबीन ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, तो हमें लगता है एक बार इनको पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगेन अगर 7800 7000 लेवल्स पर आता है तो वापस से री एंट्री वहां पर कर सकते हैं। अगले दर्शक शामगढ़ से राजेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्ते, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? ये धनिया सर। धनिये पे, ओके। राजीव, आप इसका सवाल का जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने मसालों में तेजी देखी थी, आज थोड़ी सुस्ती बनती हुई दिखी है। धनिये पे क्या फोकस है? थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 6800 तक नीचे में रिट्रेस हो सकता है धनिया। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा नीचे लगता है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि 6600 एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो उसके आसपास मिला तो वहाँ खरीदने का भी चांस ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमने तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। अब रैपिड फायर राउंड का है वक्त। ओके सचिन जी, सबसे पहले आपकी बारी, आपका पहला रैपिड फायर कॉल। नेचुरल गैस में बाइंग की एडवाइस रहेगी, करंट लेवल से बाइंग पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा, अपसाइड में 290 के टारगेट। ओके राजीव जी, आप अपनी दोनों रैपिड फायर कॉल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेहा जी, कॉपर में बिकवाली की सलाह होगी अराउंड 719 रुपए पे, 722.50 का स्टॉप लॉस रखना है। 714 और 710 दो टारगेट के लिए सेलिंग कर सकते हैं। दूसरी कॉल हमारी क्रूड ऑयल में है। क्रूड ऑयल में भी बिकवाली की सलाह है अराउंड 5000 पर, 5045 का स्टॉप लॉस और 4920 का टारगेट। वेरी वेल। चलिए राजीव और सचिन, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए और हमारे जितने दर्शक जुड़े उनके सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।